तनोतना सदाशिवम। परसों मैंने ज्योति मौर्य जी पर एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने ये कहा था कि भाई भारतीय दंड संहिता में आईपीसी में व्यभिचार के संदर्भ में स्त्रियों को दोषी नहीं माना गया है। हमारे भारतीय संविधान और कानून में ये दृष्टिकोण है कि स्त्रियां व्यभिचार नहीं करती। अब ये उन लोगों की समझ पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ज्योति मौर्य वाले केस ने समाज को ये दिखा दिया कि जो आज तक भारत में विश्ववंद विद्वान समझे जाते हैं, जिन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की, ऐसे भारत के प्रथम कानून मंत्री जिन्होंने कानून और संविधान देश को दिया, ऐसा कहा जाता है, वो कितने बुद्धिमान थे, कितने दूरदर्शी थे, उसका पता लगता है। अब मैं ना तो संविधान का विशेषज्ञ हूँ ना का विशेषज्ञ हूँ। शास्त्रीय विषय रहा है मेरा, तो मैं चीज़ों को शास्त्र की दृष्टि से देखता हूँ, मोरल वैल्यू के लेवल पर देखता हूँ, उचित अनुचित के आधार पर विचार करता हूँ किसी भी बात पर। लेकिन देश मनुस्मृति से नहीं चल रहा है, क्योंकि मनुस्मृति में तो आग लगाई गई थी। तो जिसने मनुस्मृति में आग लगाई थी उसकी समझ कितनी विकसित थी, उसको प्रूफ करने के लिए, चूँकि अभी एक मौका है। ज्योति मौर्य केस ने बहुत कुछ सोचने और समझने को दिया है आपको। अब ये अलग बात है, आप सोचें समझें, ना सोचें समझें। तो आईपीसी के संबंध में, चूँकि मैं स्वयं तो उसका विद्वान हूँ नहीं, लेकिन जो उसके विद्वान लोग हैं, मैं उन्हीं का पक्ष रखता हूँ कि भाई भारतीय दंड संहिता में 2 धाराएं हैं, जिनमें से एक धारा अब समाप्त कर दी गई है। 497 एडल्ट्री को लेकर जो धारा थी वो ख़त्म कर दी गई है और 498 अभी तक है। तो 497 विवाहेतर यौन संबंधों में पुरुष को अपराधी मानती थी, पर स्त्री को अपराधी नहीं मानती थी। और उसकी युक्ति संगतता पर जब सवाल उठाया गया तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए क्या कहें उन्हें, विद्वान कहें, वामपंथी कहें, दूरदर्शी कहें, ऐसे जजों ने स्त्री को भी इस दायरे में लाना कि भाई स्त्री भी अपराध कर सकती है, चूँकि ऐसी संविधान की मूल भावना थी नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये दायरे ख़त्म कर दो। तो 497 ख़त्म कर दी गई और 498 में पुरुष व्यभिचार का दोषी माना जाता है, वो अभी तक चल रही है। तो ज्योति मौर्य केस में संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, जैसा मैंने पहले कहा था कि भाई एसडीएम साहिबा का कुछ होने वाला नहीं है। अब वो ठीक है, सामाजिक दबाव के कारण जो सामाजिक हानि उन्हें होगी वो तो होगी, पर कानूनी तौर पर बहुत बड़ा पेंच इसलिए नहीं फंसेगा क्योंकि भारतीय दंड संहिता में स्त्री को दोषी माना ही नहीं जाता। तो मुंडन तो मनीष दुबे का होना था, हो गया, सुना है मनीष दुबे सस्पेंड हो गए हैं। हाँ, इस कानून के बारे में ज़रूर आप जान लीजिए, जो कानून की
पढ़ाई करवाती है कोचिंग सेंटर, उसकी टीचर से आप जरा जाने कि भाई कानून क्या है। इस पे आईपीसी के अंदर कोई ऐसा सेक्शन है, ऐसा प्रोविजन है जिसके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक पनिशेबल ऑफेंस आपका माना गया है? तो ये चीज हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट सेशन स्टार्ट करने के पहले मेरा एक क्वेश्चन है, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स सेक्शन। अभी जब आप सेशन देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या कोई प्रोविजन है आईपीसी के अंदर जहां पे अगर आपके हस्बैंड या वाइफ किसी और पर्सन के साथ हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर वो कर रहे हैं, तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक पनिशेबल चीज है? यानी आईपीसी के अंदर कोई सेक्शन है क्या ऐसे? तो डू लेट मी नो जल्दी से इन द चैट बॉक्स सेक्शन, ठीक है? तो सेशन स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो आज की इस वीडियो में मैं अलग अलग लोगों के सेंस में बात करूंगी। पहले बात करते हैं आदमियों के सेंस में, ठीक है, यानी हस्बैंड के सेंस में बात करते हैं कि लेट्स से आपका पति है, ठीक है, कोई हस्बैंड है एंड हस्बैंड का वाइफ के अलावा किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर चल रहा है, यानी कि वो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी और विमेन के साथ कर रहा है या फिर कहीं और उनका कहीं पे लव एंगल वगैरह कहीं पे चल रहा है, तो उस केस में हस्बैंड पे क्या कोई ऑफेंस लगाया जा सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए, ठीक है? तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आदमियों के सेंस में, ठीक है, ऐसा माना गया है कि भाई अगर कोई आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है तो उससे महिला को, यानी कि उसकी बीवी को, उसकी वाइफ को बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, वो बेचारी परेशान हो सकती है कि मेरा पति किसी और औरत के साथ घूम रहा है तो मैं ऐसे में क्या करूं, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं आपके, बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं आपके ऐसे इंडिया के, जिन्होंने ये बोला है कि ये 498A आईपीसी, जो कि किसके बारे में बात करता है, क्रुएल्टी के बारे में बात करता है, तो हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना क्रुएल्टी माना जा सकता है 498A के अंदर में। 498A अगर मैं आपको दिखाऊं तो 498A बेसिकली बात करता है क्रुएल्टी के बारे में कि हस्बैंड या उसका कोई रिलेटिव अगर महिला के साथ किसी भी तरीके की क्रुएल्टी करता है, ठीक है? क्रुएल्टी भी अलग अलग तरीके की आपको बताई है सेक्शन के अंदर कि भाई ऐसा कोई भी बिहेवियर आपका जिससे आप महिला को इंस्टिगेट करो कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर ले, यानी कि वो सुसाइड कर ले जाके, ठीक है? या फिर आप किसी भी तरीके से उसकी जिंदगी को खतरा पैदा करो, आप उसको जान से मारने की कोशिश करो, आप उसको मारो पीटो, किसी भी तरीके की इंजुरी आप लड़की को, महिला को वहां पे पहुंचाने की कोशिश करो, या फिर अगर आप उसको मेंटल ट्रॉमा दो, ठीक है? ये मेंटल ट्रॉमा यानी मेंटल हेल्थ अगर आप उसकी अफेक्ट कर रहे हो, तो ये जो पॉइंट आपका दिया गया है ना 498A के अंदर, तो बहुत सारे हाई कोर्ट्स का ये इंटरप्रिटेशन रहा है कि भाई अगर हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं कर रहा है तो इससे किसी भी वाइफ को मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, यानी कि उसकी मेंटल हेल्थ यहां पे अफेक्ट हो सकती है, तो वाइफ इसे मेंटल क्रुएल्टी मान के हस्बैंड के अगेंस्ट क्रुएल्टी का केस जो है वो फाइल कर सकती है 498A के अंदर, ठीक है? एक तो हुआ ये पहला एंगल, ठीक है? दूसरी बात, अगर वाइफ चाहे तो भाई मेंटल क्रुएल्टी भी आपका एक ग्राउंड है, ठीक है, कि अगर हस्बैंड मेंटल क्रुएल्टी कर रहा है तो उसके बेसिस पे वाइफ क्या कर सकती है, डिवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन की भी मांग कर सकती है, वो भी वो यहाँ पे डिमांड कर सकती है, ठीक है? तो ये तो बात हुई आदमियों के सेंस में कि अगर हस्बैंड कर रहा है तो वाइफ उसके ऊपर क्रुएल्टी का केस फाइल कर सकती है, क्रुएल्टी का ऑफेंस जो है वो लगा सकती है 498A के अंदर में। अब आप में से कुछ लोगों ने अडल्ट्री लिखा है, ठीक है, तो अडल्ट्री के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक तो खैर अभी भी है, जुडिशरी के प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर काफी बार आपसे ये पूछा भी जाता है। तो अडल्ट्री बेसिकली 497 के अंदर में दिया हुआ है, जहां पे आपको यह बताया जाता है कि भाई कोई पर्सन अगर किसी ऐसी लेडी के साथ जो उसको पता है कि शादीशुदा है, यानी कि मैरिड लेडी है, किसी की वाइफ है, किसी की बीवी है, ऐसी किसी महिला के साथ अगर कोई आदमी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है बिना उसके हस्बैंड का कंसेंट लिए, यानी महिला जो है उसके हस्बैंड का, उसके पति से बिना पूछे अगर आप उस लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो तो ये अडल्ट्री का ऑफेंस माना जाता था। अब ऑब्वियस ही बात है, जैसे मैंने सेक्शन अभी बोल के आपको बताया उसी में आपको समझ में आ गया होगा कि कितना बेवकूफी भरा सेक्शन था ये आपका, ठीक है, कि हस्बैंड का कंसेंट अगर है तो आपकी वाइफ के साथ कोई भी आदमी क्या कर सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है। तो फिर ये किस तरीके की शादी चल रही है यहाँ पे भाई? सेक्शन 497 के संदर्भ में उसका ग्राउंड क्या है, उसका बेस क्या है, उसकी व्याख्या कोई कैसे करता है, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पर इस टीचर को भी लगता है कि भाई ये बेवकूफ़ी भरा सेक्शन था। अब ये सेक्शन BN राव ने ड्राफ्ट तैयार किया था संविधान का, पता नहीं उन्होंने संविधान का ड्राफ्ट तैयार करते समय कौन कौन सी बातें रखी थी, कौन कौन सी नहीं रखी थी।
पर संविधान सभा के अध्यक्ष तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, सारी बातों पर डिस्कशन हुआ होगा और उनमें भी बातें उतनी ही आईपीसी और संविधान में एक्सेप्ट की गई होंगी जिन पर बाबा साहब की सहमति रही होगी। तो ये जो बेवकूफ़ी भरा सेक्शन था इस टीचर की निगाह में, ये बेवकूफ़ी किसने की थी? तो ऐसे ही कुछ लूप होल्स थे यहाँ पे। प्लस इस सेक्शन में 497 में एक और दिक्कत थी। एक और दिक्कत ये थी कि भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो रेप का ऑफेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि वो मैरिड लेडी, वो शादीशुदा औरत प्लस जो आदमी उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है जो कि उसका पति नहीं है, ये दोनों फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं अपने कंसेंट से। तो 497 आपका इसलिए भी एक गलत सेक्शन था कि भाई फिर आप उस औरत को क्यों नहीं सजा दे रहे हो? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो वो भी कर रही है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे सजा दी जानी चाहिए अडल्ट्री की। लेकिन हम सिर्फ किसको टारगेट करते थे? आदमी को टारगेट करते थे इस सेक्शन के हिसाब से। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से हुआ भी यही था कि जो आपका जोसेफ शीन का केस है, ठीक है, उसमें आपका सेक्शन 497 चैलेंज भी किया गया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच थी। तब के जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस दीपक मिश्रा, उन्होंने इस केस का जजमेंट आपका बोला था और उन्होंने यही प्रोनाउंस किया था कि भाई 497 आपका एक सही सेक्शन नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बहुत सारे आर्टिकल्स को वायलेट करता है, 14, 15, 19, 21, इन सबको। 14 इसलिए कि भाई इक्वालिटी तो यहाँ पे दिख ही नहीं रही है, आप उस आदमी को तो सजा दे रहे हो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, लेकिन आप उस औरत को नहीं दे रहे हो जो अपने कंसेंट से फिजिकल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है किसी आदमी के साथ। तो आप औरत को ना सजा दे के आदमी को सजा देना इक्वालिटी का वायलेशन है। जेंडर के बेसिस पे ये डिस्क्रिमिनेशन है आर्टिकल 15 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 21 का भी ये वायलेशन था कि भाई राइट टू प्राइवेसी नहीं हो रही है, किसी की प्राइवेट लाइफ को यहाँ पे कोर्ट के अंदर में उछाला जा रहा है, ठीक है। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपका डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। कि बहुत ही वाइफ जो है वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी के समान ट्रीट की जा रही थी, वाइफ को हस्बैंड की प्रॉपर्टी के समान देखा जा रहा था कि भाई हस्बैंड अगर कंसेंट दे दे किसी आदमी को कि हाँ आप जाके मेरी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, तो भाई हस्बैंड ये डिसाइड करने वाला कौन होता है? हस्बैंड को आप ये ऊपर पेडेस्टल पे क्यों रख रहे हो कि वो अगर डिसाइड करे, यानी वो वाइफ का मास्टर है, वो अगर डिसाइड करे तो वाइफ जाके सेक्सुअल इंटरकोर्स आपका कर सकती है। तो इन्हीं रीजंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। अब एक मैं एंगल इस केस के अंदर अगर आपको बताऊं जो आपको शायद नहीं पता होगा, आप भी अग्री करोगे कि हाँ यार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई सही चीज तो नहीं है, अच्छी बात तो नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी अच्छी हैप्पी थिंग जो आप कर रहे हैं अपनी शादी के बाहर, है ना। तो एक डिमांड आपकी इस केस के अंदर में भी उठाई गई थी, पता है वो डिमांड ये थी कि ठीक है 497 अडल्ट्री से आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना कि ये गलत सेक्शन है, आदमियों को टारगेट कर रहा है, कर रहे हो, है ना। तो बहुत लोगों ने ये भी बोला था कि आप एक काम करो, 497 को एक जेंडर न्यूट्रल सेक्शन बना के ले आओ कि भाई हस्बैंड या वाइफ कोई भी पर्सन अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा, कोई भी पर्सन शादी के बाहर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो हस्बैंड को भी पनिशमेंट, मतलब उस आदमी को भी पनिश किया जा सकता है, वहां पे भी एक ऑफेंस माना जाएगा, लेकिन उस लड़की को भी हम नहीं छोड़ेंगे, उस वाइफ को भी वहां पे पनिश किया जाएगा जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स आपके कर रही है। ये भी एक डिमांड उठाई गई थी कि 497 को एक जेंडर न्यूट्रल सेक्शन बना दो, हटाने की क्या जरूरत है। लेकिन यहां पे भी जो आपके दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तब के, उन्होंने एक बहुत ही सही पॉइंट यहां पे बोला था कि यार किसी की प्राइवेट लाइफ के अंदर, किसी की निजी लाइफ के अंदर कि कौन किसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, कौन किसके साथ चक्कर चला रहा है, किसका किसके साथ लव अफेयर चल रहा है, इन चीजों में हम क्रिमिनल लॉज लेके नहीं आ सकते हैं। ये उनकी प्राइवेसी का वायलेशन है आर्टिकल 21 के अंदर, यानी हमको ये सेक्शन चाहिए ही नहीं, अडल्ट्री जैसा हमको कोई प्रोविजन चाहिए ही नहीं। तो इन सारे ग्राउंड्स के चक्कर में 497 जैसे कि आपको पता है डीक्रिमिनलाइज हो गया, यानी अब अडल्ट्री कोई ऑफेंस तो आपका है ही नहीं। लेकिन डिवोर्स मांगने का अभी भी एक ग्राउंड है कि भाई आपको पता चले कि आपका स्पाउस अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, किसी और के साथ उनके रिलेशंस हैं, आप बेशक जाके डिवोर्स मांग सकते हो। लेकिन 5 जजेस की बेंच ने यही बोला था कि भाई इतने सारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन देखते हुए ये अब एक पनिशेबल ऑफेंस तो आपका नहीं माना जा सकता। जेंडर बायस्ड, बहुत ही जेंडर बायस सेक्शन है ये आपका कि भाई आप सिर्फ आदमियों को पनिश कर रहे हैं, लड़की को आप पनिश नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि बहुत सारे जजमेंट्स में पहले यह भी बोला गया था कि भाई 497 में आप लड़कियों को क्यों नहीं पनिश कर रहे हो, वो भी तो अपने कंसेंट से फिजिकल रिलेशनशिप बना रही है ना। तो लोग ऐसा बोलते थे कि लड़की विक्टिम होती है, ठीक है, महिला जो है उसको कोई भी बहला फुसला के उसके साथ रिलेशनशिप बना सकता है। लड़के लेकिन चतुर होते हैं, आदमी स्मार्ट होते हैं, आदमियों को पूरा ज्ञान होता है दुनिया का, लड़कियां बेचारी बेबस सी होती हैं, विक्टिम सी होती हैं, उनके ऊपर हम क्यों ही केस फाइल करें। जो पढ़ा रही हैं ये महिला हैं, शिक्षित है, पढ़ी लिखी हैं, कानून को पढ़ा रही हैं तो कानून की समझ रखती हैं, और इन्हें भी लगता है कि भारतीय संविधान ने भी महिला को दोषी इसलिए नहीं माना क्योंकि महिला थोड़ी भोली भाली होती है, थोड़ी नासमझ होती है, उसे बहकाया जा सकता है, उसे बरगलाया जा सकता है। गोस्वामी जी ने लिखा था स्त्रियों के संदर्भ में, साहस अनृत चपलता माया भय अविवेक अशौच अदाया। ये 8 अवगुण स्त्रियों में हमेशा होते ही हैं, रहते ही हैं। लेकिन इस चौपाई को स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे या फिर प्रोफेसर रामचंद्र जैसे मूर्ख लोगों ने ये कहकर गोस्वामी जी को अपमानित करने का बार बार प्रयास किया है कि भाई वो स्त्री विरोधी थे। संविधान की दृष्टि में भी स्त्री भोली भाली है, सीधी सादी है। वो भोली भाली है कहने का क्या मतलब है? मतलब कि उसमें बौद्धिक क्षमता प्राकृतिक रूप से पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। ये जो कानून की जानकार है ये स्वयं स्वीकार करती है कि संविधान ऐसा मानता है। तो समानता का अधिकार देते समय ये भी तो देखो कि भाई स्त्री और पुरुष में जो एक प्राकृतिक अंतर है उसको कैसे बराबर करोगे? इस महिला को भी, इस टीचर को भी लगता है कि भाई संविधान का ये नियम, आईपीसी का ये नियम जो पुरुष को दोषी मानता है पर महिला को दोषी ये नहीं मानता। इसे भी लगता है कि भाई ये कौन सा तर्क है कि महिला व्यभिचार नहीं कर सकती। तो ये कहाँ का लॉजिक हुआ? ये कौन सी बात हुई कि भाई जो महिला अपनी मर्जी से रिलेशनशिप बना रही है वो विक्टिम कैसे हो सकती है? मतलब अपनी कंसेंट से ही बना रही है ना। तो इस सामान्य सी पढ़ी लिखी महिला जो आज कानून की पढ़ाई करवाती है उसको ये बात अतर्क संगत लगती है, लेकिन वो कानून के दिग्गज जिनके लाइब्रेरी में कहा जाता है कि 5000 किताबें थीं, उनको ये बात कभी समझ में नहीं आई कि भाई स्त्री भी गलतियां कर सकती है। और अगर आई होती तो देश इस समस्या में ना फंसा होता। ये तो ज्योति मौर्य का विषय तो मतलब उसने तो एक प्लेटफार्म खड़ा कर दिया ये समझने का कि स्त्री और पुरुष को समानता देते समय ये भी ख्याल रखना कि स्त्री और पुरुष के बीच जो प्राकृतिक अंतर है वो ये है। तो यही सारे बहुत ही स्टूपिड रीजंस की वजह से जो सेक्शन के अंदर आपके थे, आपका क्या कर दिया गया था, 497 एक पनिशेबल ऑफेंस अब रहा नहीं, डिवोर्स का ग्राउंड ही अभी भी है। ठीक है, तो अभी तक सो फार हमने क्या कवर कर लिया कि यार ठीक है, अगर कोई हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, उसकी वाइफ को अगर ये पता चलता है तो वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट क्रुएल्टी का केस फाइल कर सकती है 498A के अंदर में। ठीक है, अडल्ट्री क्योंकि अब आपका एक पनिशेबल ऑफेंस रह नहीं गया है तो अडल्ट्री का तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केस में अडल्ट्री को तो आप घसीट नहीं सकते। अब अगर हम बात करते हैं महिलाओं के बारे में, विमेन के बारे में, कि अगर लेट्स से कोई वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और आदमी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर वो कर रही है, यानी उसके रिलेशंस हैं शादी के बाहर कहीं पे, तो क्या उस महिला के अगेंस्ट कोई केस चलाया जा सकता है? मेरे हिसाब में तो द आंसर इज नो। ठीक है, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लड़कियों के केस में, महिलाओं के केस में तो इट्स नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर आपकी वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर भी रही है तो मेरे हिसाब में तो ऐसा कोई भी सेक्शन, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है आईपीसी के अंदर या किसी भी एक्ट के या किसी भी लॉ के अंदर जिसके हिसाब से आप उस महिला को प्रोसिक्यूट करवा सकते हैं, उसको पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। आदमियों के केस में मैंने आपको बता दिया कि क्रुएल्टी उनके ऊपर लगाया जा सकता है 498A, लेकिन महिलाओं के केस में, वाइफ के केस में ऐसा कोई भी सेक्शन आपका नहीं है आईपीसी के अंदर जिसके हिसाब से महिला को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो जैसा मैंने कहा ना कि
अंधी न्याय की देवी के हाथों में तराजू है, दूसरे हाथ में तलवार है। अब तराजू को हाथ में पकड़ी हुई ये देवी ये कैसे जान पाती है कि कांटा किधर को झुका? अरे भाई, ज़्यादा झुकेगा तो पता लग सकता है, और अगर न्यूनतम अंतर आया है कांटे में तो इस न्याय की देवी को क्या दिखता है? क्योंकि आंखों पर तो पट्टी है और हाथ आंख है नहीं, और कांटे का बैलेंस तो आंख से ही दिखेगा, वो हाथ महसूस नहीं करा सकते। तो जो प्रतीक रखा गया आज़ादी के बाद भारत में न्याय व्यवस्था का, वो भी बड़ा सोच समझ के रख दिया गया। प्राचीन व्यवस्था में राजदंड न्याय व्यवस्था का प्रतीक था, और आज़ादी के बाद भारत की न्याय की देवी आंखों पर पट्टी बांधे हुए, एक हाथ में तराजू दूसरे हाथ में तलवार। अब फिर उस न्यायिक व्यवस्था के संरक्षण के नाम पर बंदरों के हाथ में न्याय की पेटी पकड़ा दी गई। अब पुरुष पुरुष शादी कर सकते हैं, लड़के लड़के शादी कर सकते हैं, लड़कियां लड़कियां शादी कर सकती हैं। अरे ये विनाश कौन झेलेगा? ये विनाश देश का हो रहा है। ज्योति मौर्य पर मीम बना देने भर से तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन इन बंदरों के द्वारा व्याख्या किए गए संवैधानिक मामलों से, संवैधानिक विधाओं से, कानूनी प्रक्रियाओं से तुम्हारा जीवन प्रभावित होता है। तो पीढ़ियां बर्बाद होने को खड़ी हैं, और जिनमें लोग इसलिए दोषी नहीं कहे जाएंगे क्योंकि व्यक्ति का काम, व्यक्ति का तो स्वभाव ही है गलतियां करना। गलती है भी कि नहीं है, इसकी व्याख्या जो करता है, जब तक उस व्यवस्था का शोधन नहीं होगा तब तक ऐसी जाने कितनी ज्योति मौर्य होंगी, ऐसे जाने कितने मनीष दुबे होंगे, नवयानी चतुष्पाद हैं जो सोशल मीडिया पर वो भी एक्टिव हैं। उनकी निगाह में ज्योति मौर्य दलित की बेटी है, इसलिए उसके खिलाफ साजिश हो रही है। सोचिए कि एक पिछड़े समाज की महिला हैं, वो एक अधिकारी हैं, उसको लेकर मीडिया कितना नमक लगा रहा है, कितना चटकारे लगा रहा है। यही जातिवाद है, ये आपको समझ नहीं आएगा। इसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कही जा रही है, उस दुबे जी की तो कोई चर्चा ही नहीं है। तो ऐसे चतुष्पादों को, ऐसे गर्दभों को कुछ समझाया नहीं जा सकता। मेरा उद्देश्य ना ज्योति मौर्य को गलत कहना है, ना मनीष दुबे को गलत कहना है, ना ज्योति मौर्य का बचाव करना है, ना मनीष दुबे का बचाव करना है। मैं तो एक बड़ी नैतिक सी बात जानता हूँ कि इन मूढ़ पुरुषों को ये समझने की ज़रूरत है, इस केस ने तुम्हें ये अकल दी है कि चाहे तुम स्त्री के द्वारा प्रभावित करके उपयोग किए जाओ, चाहे तुम्हारी मूर्खता किसी स्त्री की तरफ तुम्हें आकर्षित करे, विवाहित महिला के फंदे में पड़ने का मतलब है सिवाय तुम्हारा विनाश, क्योंकि महिला कानून व्यवस्था में कहीं भी दोषी नहीं होती। इसलिए अपना विनाश करने से बचो। तनो तना सदाशिव।